आज के वीडियो में कक्षा 12वीं के हिंदी चैप्टर नंबर 1 बातचीत जो एक निबंध है जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी। इस वीडियो में हम बातचीत निबंध को पढ़ेंगे और इसका संपूर्ण हिंदी अर्थ बताएंगे और लेखक परिचय बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में। कब जन्म हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में। लिखा हुआ है बातचीत क्या है? निबंध है जिसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। इसका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है, तो इसको याद कर लीजिए। अब आगे देखिए, उसका निधन कब हुआ था बालकृष्ण भट्ट जी का? 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। उसके बाद देखिए, इसका निवास स्थान कहाँ है बालकृष्ण भट्ट जी का? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखिए, उसके माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। पिता एक व्यापारी थे, किसके? बालकृष्ण भट्ट के। और माता एक सुसंस्कृत महिला जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। किसने? उसकी माता जी ने, पार्वती देवी। शिक्षा देखिए, प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। उसके बाद देखिए, वृत्ति 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में क्या रहे? अध्यापन रहे। 1885 ईस्वी में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्ययन। 1888 में प्रयाग की कार्यस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त, किंतु अगर स्वभाव कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। किसको? बालकृष्ण भट्ट को। और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर। कौन? बालकृष्ण भट्ट। अब देखिए, विशेष परिस्थितियाँ। पिता के निधन के बाद पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। कौन? बेनी प्रसाद भट्ट। अब देखिए, रचनात्मक प्रक्रिया जो कि एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा जो लिखा गया है रचना। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। कौन? बालकृष्ण भट्ट। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। कितना वर्षों तक? 33 वर्षों तक। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश की संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। अब देखिए, उसके जो लिखा गया रचना देखिए। उपन्यास में क्या क्या लिखे? रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, स्व अजान एक सुजान, गुप्त बेरी, रसातल यात्रा, रचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, नाटक पद्मावती, किरातार्जुन, वेनी सहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षा दान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पंचम, मेघनाद वध, कट्टर सुम की एक नकल, वृहनला, इंग्लैंड स्वेरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कलिदो दूरदर्शी, एक रोगी और एक वैध, रेल का टिकट, खेल, बाल विवाह आदि। उसके बाद देखिए प्रश्न, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का आचार वृंदावना आदि। निबंध 1000 के आसपास निबंध, जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। किसके? बालकृष्ण भट्ट के। भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंड में एक संग्रह प्रकाशित। अब देखिए, बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माता और नायक रचनाकारों में एक है। कौन? बालकृष्ण भट्ट। वे भारतेंदु के प्रमुख साहित्यकारों में से है। देखिए, एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के थे? भारतेंदु युग के। किस युग के थे? वे भारतेंदु के प्रमुख साहित्यकारों में से है। कौन? बालकृष्ण भट्ट। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रगण्य है। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली, जनधर्मी, व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मानस दिया। कौन? बालकृष्ण भट्ट। निश्चय ही इस महत्तर युगांतकारी कार्य में वे एकाकी नहीं थे।
स्वयं भारतीय दूर हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे। किसके साथ थे? बालकृष्ण भट्ट के साथ। किंतु यह एक सर्वसम्मत स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में एक, जिनके अनवरत लेखन से भारतेंदु युग का रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित द्वारा तथा आगे के द्विविध युग का मूलाधार निर्मित हो सका। साहित्य केवल कल्पना, विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है, अपितु यह जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक और जन संस्कृति के विकास प्रवाह का मूर्त वाड्मय उपादान है, जो गहन लोक संप्रकृति से उपजता और दिशा पाता है। यह बोधपूर्ण प्रधान मान्यता भारतेंदु की साहित्य से बनती है और इसके दृष्टियों में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख है। आधुनिक हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्रकृति एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तदनुरूप दिशा और प्रवाह होने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया, उनमें भट्ट जी विशेष रूप से स्मरणीय है। बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। अपनी अभिरुचि मानस और प्रतिभा से परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक पत्रकार। उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी। लोक व्यवहार और में बोलचाल, बातचीत और व्यक्ति में मूर्त भाषा और कला ही उनके गद्य का कलेवर बन जाती है। वह नवजागरण स्वाधीनता संघर्ष का दौर था, जिसमें भीतरी और बाहरी, स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष ही जागरूक गद्य लेखक की नियति थी। यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखन में आंतरिक दृढ़ता, तेज और तेवर बनकर उभरता। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे, नाटक और प्रश्न लिखे, किंतु निबंध ही उनकी यह कहानी विद्या है जिसमें उनका अभिप्राय पूर्ण स्वदेश लेखन पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट हुआ। सामयिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा। बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्रता, राजा प्रजा, कृषकों की दुर्व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा, सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषय पर उन्होंने खूब लिखा। विविध मनोभावों और भाषा साहित्य के विषयों पर भी खुलकर लिखा। व्यक्तित्व व्यंजक, आत्मपरक, कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उन्होंने संख्या सैकड़ों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। किसने? ये एक तो एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। किसने? बालकृष्ण भट्ट को। तो इसका आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज ही पुष्टि और प्रमाणित करता है। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार अब देखिए कहाँ इस निबंध को पढ़ते हैं। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की बात ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। बोल रहे हैं लेखक, यदि मनुष्य को इंद्रियों को अपनी शक्तियों में अवकील रहती और वाक शक्ति मनुष्य में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लूंज पूंज से वो मानव कोनों में बैठा दिए गए होते और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अबाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। इन वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। स्पीच में क्या होता है? बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है और बड़े अंदाज में गिन गिन कर पाँव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्य वाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों के द्वारा साहबान मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से मंद कमरा गूंज उठा। इसलिए वक्ता को काम
काम ख्वा ढूंढ कर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें तरल ध्वनि अवश्य हो। आज के वीडियो में इतना ही। इसका हम लेक्चर 2 लेकर के आ रहे हैं अगले वीडियो में। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।